वअंज़लना इलैकल किताब बिलहक़्क़ि मुसद्दिक़न लिमा बैन यदैहि मिनल किताबि व मुहैमिनन अलैहि फ़हकुम बैनहुम बिमा अंज़लल्लाह वला तत्तबि' अहवाअहुम अम्मा जाअक मिनल हक़्क़। और ए पैगंबर, हमने तुम पर सच्ची किताब नाजिल की है जो अपने से पहली किताबों की तस्दीक करती है और उन सब पर निगहबान है। तो जो हुक्म अल्लाह ने नाजिल फरमाया है उसके मुताबिक उनके दरमियान फैसला करना, और हक जो तुम्हारे पास आ चुका है उसको छोड़कर उनकी ख्वाहिशों की पैरवी न करना। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बिश रहली सदरी व यस्सिरली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मुअज़्ज़िज़ सामीन, अस्सलामु अलैकुम। आज के बजट की जो डिस्कशन है उसमें बेसिकली मैं चाहूंगा कि थोड़ी सी डिफरेंट अप्रोच लेकर हम बजट को डिस्कस करें। नॉर्मली जब हम बजट की बात करते हैं तो बजट जो है वो नंबर्स की बात हो रही है। नंबर्स क्या हैं? रेवेन्यूज के, एक्सपेंडिचर के, फिर नंबर्स का ब्रेकडाउन क्या है, कौन सा रेवेन्यू कहां से आ रहा है, कौन सा टैक्स कहां पर लग रहा है, खर्चे क्या हैं, उसके नंबर्स होते हैं। तो बजट जनरली स्पीकिंग अपनी डिस्कशन के अंदर नंबर्स गेम है, और किस तरह गवर्नमेंट अपनी अथॉरिटी टू टैक्स पीपल और स्पेंड ऑन द पीपल्स अफेयर्स को इस्तेमाल करके इन नंबर्स की बेसिस के ऊपर हमें एक मैसेज देती है कि उसकी प्रायोरिटीज क्या है किसी एक साल के अंदर। इंशाल्लाह आज नंबर्स के ऊपर भी डिस्कशन करेंगे, लेकिन मैं जो ज्यादा इंटरेस्टेड हूं और मैं चाहता हूं कि ज्यादा डिस्कशन करें, और मुझे महसूस होता है कि जहां पर एक कमी है वो बेसिकली इन नंबर्स की पीछे जो कॉन्सेप्ट्स हैं, जो अफकार हैं, जो आइडियाज हैं, जो इन नंबर्स को डिफाइन कर रहे हैं, जो इन नंबर्स को शेप कर रहे हैं, जो इन नंबर्स को इफेक्ट कर रहे हैं, उनके ऊपर बात की जाए। क्योंकि इवेंचुअली जो बजट मेकिंग एक्सरसाइज है ये एक आइडियोलॉजिकल व्यू पॉइंट से निकलती है, ये अफकार से निकलती है। वो अफकार जो मईशत की मैनेजमेंट के लिए, इकोनॉमी की मैनेजमेंट के लिए हमारी रूलिंग एलीट ने अडॉप्ट कर रखे हैं। और जब हम डिस्कशंस करेंगे तो मैं ये इस पहलू पर बजट मेकिंग की को हाईलाइट करना चाहता हूं, इस पहलू, इस एस्पेक्ट ऑफ द बजट मेकिंग को हाईलाइट करना चाहता हूं, जिसमें एक्चुअली हम ये रियलाइज करें कि देयर आर सम फंडामेंटल इश्यूज विद द कॉन्सेप्ट्स एंड आइडियाज बिहाइंड द बजट मेकिंग एक्सरसाइज। और शायद इसी वजह से हमें नंबर्स से बाहर निकलकर भी सोचना है। Definitely, budget making eventually would be about numbers, but first we need to be sure of the strength or weaknesses. जो प्रॉब्लम्स हैं, जो इश्यूज हैं, जो फ्लॉज हैं, उन आइडियाज के ऊपर, उनके बारे में डिस्कशन करके श्योर होके, एक इत्मीनान हासिल करके कि हम बेस्ट आइडियाज की बेसिस के ऊपर बजट मेकिंग एक्सरसाइज को अप्रोच कर रहे हैं, उसके बाद इंशाल्लाह हम नंबर्स के बारे में भी डिस्कशन करेंगे। और इंशाल्लाह मेरा इरादा यही है कि ज्यादा फोकस जो है उन आइडियाज के ऊपर बात की जाए जो कि बजट के ऊपर के पीछे बजट मेकिंग एक्सरसाइज के अंदर इन्वॉल्व हैं। तो स्टार्ट करते हैं जी। सबसे पहले ये डिस्कशन के और मैं चाहूंगा कि थोड़ी सी ना एक पॉलिसी लेवल, मैक्रो लेवल डिस्कशन हो जाए, और मैं आपके सामने क्वेश्चन रखता हूं और उसको आंसर करने की कोशिश करता हूं। और ये कि फंडामेंटली एट अ कॉन्सेप्चुअल लेवल पीटीआई ने जो बजट पेश किया है फाइनेंशियल ईयर 21 के लिए, 2021 के लिए, उसके अंदर मेजर फ्लॉ क्या है एट अ मैक्रो लेवल।
देखिए, इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए हमें कुछ और सवालात पूछने पड़ेंगे। ऑब्वियसली एक सवाल तो यह है कि इवेंचुअली बजट का इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव क्या होता है, और पीटीआई गवर्नमेंट के सामने वो क्या इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव था जिसको मद्देनजर रख के उसने ये पूरी बजट की एक्सरसाइज की और हमारे सामने बजट पेश किया। ऑब्वियसली ये डिस्कशन है कि रिजीम की, गवर्नमेंट की क्या प्रायोरिटीज थी, कि वो कैसे वसाइल को जो कि रिजीम के पास है, हुकूमत के पास है, उनको एलोकेट करेगी, वो किन मामलात के ऊपर हुकूमत खर्च करेगी, किन मामलात के ऊपर लोगों से महसूलात लेगी, किस वेल्थ के ऊपर किस तरीके से वो महसूलात इकट्ठी करेगी। ये जो पूरी डिस्कशन है रिसोर्स एलोकेशन की और टैक्सेशन की, ये बेसिकली एक बड़े ऑब्जेक्टिव और गोल की रोशनी में तय होते हैं। तो अगर मैं ये कहूं कि, और मैं सवाल पूछूं कि पीटीआई गवर्नमेंट का क्या ऑब्जेक्टिव था इस बजट के पीछे, तो अनफॉर्चुनेटली उसका आंसर यह है कि पीटीआई गवर्नमेंट ने यह बजट जो है बेसिकली पाकिस्तान के फॉरेन क्रेडिटर्स को, यानी वो ममालिक और वो इंस्टीट्यूशंस और वो प्राइवेट सेक्टर के बड़े बड़े वेल्थी इन्वेस्टर्स जिन्होंने पाकिस्तान के कर्जे के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रखी है या पाकिस्तान के कर्जा दे रखा है, ये बजट इसलिए डिजाइन हुआ है कि पाकिस्तान के क्रेडिटर्स को ये गारंटी दी जा सके कि पाकिस्तान एक ऐसे इकोनॉमिक डिसिप्लिन के ऊपर कायम और दायम है कि जिसके नतीजे के अंदर उनके कर्जे पाकिस्तान वापस करने की सलाहियत कायम रखेगा। तो ये बजट अपने मैक्रो इकोनॉमिक गोल के अंदर, अपने मकसद के अंदर एक डेट मैनेजमेंट बजट है, कर्जे को मैनेज करने का बजट, कि इस तरह से पाकिस्तान के अंदर वसाइल यानी टैक्सेस और रेवेन्यूज जनरेट किए जाएं और इस तरीके से पाकिस्तान की हुकूमत खर्चे करे कि पाकिस्तान की डेट पेइंग एबिलिटी जो है वो मुतासिर ना हो और इससे फॉरेन क्रेडिटर्स को, बाहर के जो कर्ज देने वाले ममालिक, इदारे और अफराद हैं, उनको ये मैसेज जाएगा कि पाकिस्तान जो है वो अपनी कर्ज की कमिटमेंट्स के ऊपर पूरा उतरेगा, अपने कर्जे अदा करेगा। और ऑफ कोर्स इसमें जो कैपिटल मार्केट्स हैं, इंटरनेशनल कैपिटल मार्केट्स, उनको भी एक मैसेज जाएगा कि पाकिस्तान जो है वो डेट मैनेजमेंट जो है वो पाकिस्तान की हुकूमत के कंट्रोल के अंदर है और वो डेफिनेटली पाकिस्तान अपनी फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस इंटरनेशनल लेवल के ऊपर उनको पूरा करेगा। ये वो गोल था जिसकी बेसिस के ऊपर, जिसको मद्देनजर रखते हुए पीटीआई हुकूमत ने इस बजट की एक्सरसाइज को अंडरटेक किया। अब ये गोल कहां से सेट हुआ? देखिए, ये गोल जो है बजट मेकिंग एक्सरसाइज के लिए, ये पाकिस्तान के पॉलिसी मेकर्स ने खुद सेट नहीं किया। ये गोल उनके ऊपर इंपोज किया गया आईएमएफ की तरफ से, जब पाकिस्तान के रूलर्स ने आईएमएफ को अप्रोच किया मजीद कर्जा हासिल करने के लिए। तो आईएमएफ ने इस शर्त के ऊपर पाकिस्तान को कर्जा दिया कि पाकिस्तान की बजट मेकिंग एक्सरसाइज के ऊपर जो सॉवरेनिटी है, जो कंट्रोल है, जो डिसीजन है, वो पाकिस्तान की हुकूमत आईएमएफ के हवाले कर देगी।
तो दर हकीकत पाकिस्तान की बजट मेकिंग एक्सरसाइज असल में पाकिस्तान की फाइनेंस मिनिस्ट्री में नहीं, बल्कि आईएमएफ के डिसीजन मेकर्स की मीटिंग्स में तय पाई। पाकिस्तान का बजट आईएमएफ डिक्टेटेड बजट है और इस बजट का मैक्रो इकोनॉमिक गोल भी आईएमएफ ने सेट किया है, डेट मैनेजमेंट टू इंश्योर कि पाकिस्तान अपने कर्जे वापस करने की सलाहियत रखता है। देखिए, जब आप आईएमएफ को इकोनॉमिक सॉवरेनिटी दे देंगे ना, यानी मतलब यह है कि जब आप आईएमएफ के हवाले कर देंगे कि वो आपकी मईशत के बारे में डिसीजंस ले, वो टैक्सेस के बारे में डिसीजंस ले, वो एक्सपेंडिचर्स के बारे में डिसीजन ले, वो ये डिसाइड करे कि पाकिस्तान के हुक्मरान पाकिस्तान की आवाम की फलाह और बहबूद के ऊपर कितना खर्च करेंगे, पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट फंड कितना होगा, सोशल सिक्योरिटी फंड यानी गरीबों की मदद कितनी किस हद तक की जाएगी। जब आप ये डिसीजन मेकिंग जो है ये आईएमएफ को दे देंगे, जब आप अपनी इकोनॉमिक सॉवरेनिटी कंसीड कर देंगे, तो नेचुरली आप एक ऐसी इकोनॉमी की तरफ नहीं जा रहे हैं या एक ऐसी बजट मेकिंग एक्सरसाइज की तरफ नहीं जा रहे हैं जो लोगों के इंटरेस्ट के को मद्देनजर रख के बजट बनाया जाए। देखिए, एक बजट जो है वो लोगों के इंटरेस्ट को के मुताबिक लोगों की फलाह बहबूद के लिए बनाना चाहिए। आज अगर हम पाकिस्तान की अर्जेंट नीड्स को देखें तो हमें नजर आता है कि ऐसी कुछ नीड्स हैं पाकिस्तान की जिसके ऊपर अर्जेंट स्पेंडिंग और अर्जेंट फोकस की बहुत अहमियत है, बहुत जरूरत है, और इंशाल्लाह मैं उसकी तफसील के ऊपर आगे भी बात करूंगा। तो पाकिस्तान को एक इंडस्ट्रियलाइजेशन की पॉलिसी की जरूरत है जहां पर पाकिस्तान अपनी एक इंडस्ट्री लगा सके जिसके जरिए वो हैवी मशीनरी और सोफिस्टिकेटेड इलेक्ट्रॉनिक्स, हायर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स और जो भी एग्रीकल्चर के अंदर हायर एंड एग्रीकल्चर मशीनरी, हायर एंड ट्रांसपोर्टेशन मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, हाई एंड कम्युनिकेशन, ये तमाम की तमाम चीजें पाकिस्तान खुद बना सके। एक ऐसी इंडस्ट्रियलाइजेशन की पॉलिसी की जरूरत है, लेकिन पाकिस्तान में ऐसी इंडस्ट्री एग्जिस्ट नहीं करती है। पाकिस्तान एक यंग पॉपुलेशन है जिसमें मेजॉरिटी लोग जो हैं वो 35 साल से नीचे हैं और इस पॉपुलेशन की एम्प्लॉयमेंट की नीड्स हैं। तो पाकिस्तान में एक ऐसी इकोनॉमिक एक्टिविटी जनरेट होनी चाहिए कि यंग पॉपुलेशन को एम्प्लॉयमेंट मिले। पाकिस्तान जो है इस टाइम पर एक बहुत बड़े चैलेंज से गुजर रहा है, जहां पर भारत ने हमारी शहरक को, कश्मीर को जबरदस्ती अपने अंदर जम कर लिया हुआ है। और सबसे बड़ी एक्सक्यूज और बहाना जो पाकिस्तान के हुक्मरान पेश करते हैं वो ये कि हमारी मईशत कमजोर है, हम जंग को अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, हमारी मईशत के ऊपर नेगेटिव इंपैक्ट्स आएंगे। कहते हैं कश्मीर को आजाद करवाने के लिए हमारे पास वसाइल मौजूद नहीं है। तो जब आप एक बजट मेकिंग एक्सरसाइज कर रहे हैं तो फिर आप ये गोल सेट करें ना, आप एक बजट के ऊपर एक्सप्लिसिटली ये गोल सेट करें कि कश्मीर की लिबरेशन के लिए हमें इनफ रिसोर्सेज चाहिए, हमें हैवी इंजन मैन्युफैक्चरिंग के लिए इंडस्ट्री चाहिए, हमें एक यंग पॉपुलेशन को जॉब्स ऑफर करने के लिए, इज्जतदार रोजगार देने के लिए अकॉर्डिंगली इकोनॉमिक वाइटैलिटी चाहिए और इकोनॉमिक एक्टिविटी चाहिए। ये गोल्स रखें ना। लेकिन ये गोल्स आप उस वक्त रख सकेंगे जब आपके पास अपनी इकोनॉमिक सॉवरेनिटी हो।
ना कि आप अपनी इकोनॉमिक सॉवरेनिटी जो है वो आईएमएफ के हवाले कर दें। तो देखिए, एक चीज जिसके बारे में मैं बात करना चाह रहा था और जो बहुत इंपॉर्टेंट है व्हेन वी अप्रोच द बजट मेकिंग एक्सरसाइज, वो ये है कि बजट का ओवरऑल गोल क्या है। और पीटीआई गवर्नमेंट के केस के अंदर वो डेट मैनेजमेंट है, ना कि इंडस्ट्रियलाइजेशन, ना कि यूथ को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करना, ना कि लिबरेशन ऑफ कश्मीर के लिए रिसोर्सेज को एलोकेट करना और उस हिसाब से बजट मेकिंग एक्सरसाइज को अप्रोच करना। तो जिस तरह मैंने शुरू में बात की, इस डिस्कशन के नतीजे में मैं चाहूंगा कि आप जैसे मैंने शुरू में बात की थी कि हम आइडियाज के ऊपर फोकस करना चाहेंगे और इंशाल्लाह नंबर्स के ऊपर भी जाएंगे फिर। तो मैं चाहूंगा कि वो आइडियाज जो कि बजट मेकिंग एक्सरसाइज के ऑब्जेक्टिव्स के एंगल से इंपॉर्टेंट है, आप उसको याद करें। मैं इंशाल्लाह याद रखिए इन आइडियाज के ऊपर दोबारा से आऊंगा। जो आइडिया बहुत इंपॉर्टेंट है वो है इकोनॉमिक सॉवरेनिटी का आइडिया, और दूसरा आइडिया बहुत इंपॉर्टेंट है जो बजट मेकिंग के अंदर, वो बजट मेकिंग एक्सरसाइज को लोगों के अमूर, लोगों के इंटरेस्ट से लिंक करना, ना कि फॉरेन क्रेडिटर्स, वो कर्जखा जो कि हमें कर्जा देते हैं उनके इंटरेस्ट को सिक्योर करने के से बजट मेकिंग प्रोसेस को लिंक करना। तो इकोनॉमिक सॉवरेनिटी एंड लिंकिंग द बजट मेकिंग एक्सरसाइज टू द इंटरेस्ट ऑफ द मैसेज, ये दो आइडियाज हैं जो कि आप मैं चाहूंगा कि इस डिस्कशन से जहन नशीन आप करें। इंशाल्लाह इसके ऊपर आगे भी बात करते हैं। अच्छा, अब एग्जैक्टली पाकिस्तान के अंदर इकोनॉमिक क्राइसिस है क्या? क्योंकि इकोनॉमिक सॉवरेनिटी की डिस्कशन स्टार्ट होगी तो मैं चाहूंगा कि इस इकोनॉमिक सॉवरेनिटी के बारे में तो इसी तफसील से बात करें कि आईएमएफ जो है वो क्यों डेट मैनेजमेंट को ओवरआर्किंग ऑब्जेक्टिव के तौर पर सेट कर रहा है पाकिस्तान की। बजट मेकिंग एक्सरसाइज का मकसद डेट मैनेजमेंट क्यों है? एग्जैक्टली पाकिस्तान के अंदर क्या क्राइसिस आया, वो इकोनॉमिक क्राइसिस था क्या? देखिए, पाकिस्तान के इकोनॉमिक क्राइसिस बेसिकली बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस है, जिसका आम फहम मतलब यह है कि पाकिस्तान के पास डॉलर्स की शॉर्टेज है। अब पाकिस्तान जो है ना वो डॉलर्स को अमेरिका की तरह छाप नहीं सकता। पाकिस्तान के पास डॉलर्स की शॉर्टेज का मतलब क्या है असल में, इसके और पाकिस्तान डॉलर्स कैसे हासिल करता है, इस डिस्कशन को समझने के लिए पहला पॉइंट तो हम ये समझ लें ऑफ कोर्स कि हमने पाकिस्तान डॉलर्स को छाप नहीं सकता, तो पाकिस्तान को डॉलर्स को अर्न करना है। क्राइसिस क्या है जी? क्राइसिस ये है कि साल 2000 फाइनेंशियल ईयर 2018 के अंदर पाकिस्तान का जो करंट अकाउंट डेफिसिट था, यानी कि नेट शॉर्टेज ऑफ डॉलर, कितने डॉलर पाकिस्तान के कम थे, वो 18 बिलियन डॉलर्स थे। 18 अरब डॉलर पाकिस्तान के पास शॉर्ट थे। पाकिस्तान के पास 18 अरब डॉलर शॉर्ट क्यों थे? क्योंकि पाकिस्तान जो है डॉलर्स को इस्तेमाल करता है इंटरनेशनल ट्रेड के लिए, यानी अपनी इंपोर्ट्स को खरीदने के लिए। पाकिस्तान जो है वो ऑफ कोर्स इंपोर्ट्स के अंदर हैवी मशीनरी एक मेजर हेड है, ऑयल जो है वो एक मेजर हेड है, इसके अलावा कुछ कंज्यूमर गुड्स हैं, सिगरेट्स हैं, पनीर वगैरह है, चॉकलेट्स हैं, लग्जरी कार्ड्स हैं, इस तरह की डिफरेंट चीजें। तो पाकिस्तान अपनी इंपोर्ट्स के ऊपर डॉलर्स खर्च करता है। पाकिस्तान जो है अपने कर्जों की अदायगी के लिए डॉलर्स खर्च करता है। तो नेट इस टाइम पर जो क्राइसिस खड़ा हुआ वो ये कि इस सारे, अच्छा, और पाकिस्तान डॉलर्स अर्न कैसे करता है? एक्सपोर्ट्स के जरिए अपने अशिया यहाँ पर बनाई जाती है। मेजर जो हमारा एक्सपोर्ट है वो टेक्सटाइल है, उसके ऊपर तो इसी में आगे भी बात करूंगा। और रेमिटेंसेस के जरिए वो पाकिस्तानी जो कि बाहर के ममालिक के अंदर रहते हैं, वो वहां पर नौकरियां कर रहे हैं, वो पैसे कमाते हैं, वो पैसे कमाकर वापस पाकिस्तान भेजते हैं उन पाकिस्तानियों की
जो अर्निंग्स हैं वो रेमिटेंसेस की सूरत के अंदर वापस यहां पर भेजी जाती हैं। तो पाकिस्तान डॉलर कमाता है थ्रू एक्सपोर्ट्स और पाकिस्तान डॉलर्स कमाता है थ्रू क्या ना रेमिटेंसेस। पाकिस्तान और फिर पाकिस्तान के पास डॉलर्स आते हैं अगर बाहर की कंपनियां जो हैं वो अपने डॉलर्स के अंदर इन्वेस्टमेंट करें, पाकिस्तान के अंदर कोई प्लांट लगाएं या फाइनेंशियल सेक्टर के अंदर इन्वेस्टमेंट्स करें, तो वहां से भी पाकिस्तान के अंदर पैसा आता है। तो मसला ये कि पाकिस्तान जितने डॉलर्स कमा रहा है उतने डॉलर्स जो हैं वो उससे कई गुना ज्यादा डॉलर्स वो खर्च कर पा रहा है। और ये टोटल जो वो फर्क था ये 2018 के अंदर आईएमएफ के प्रोग्राम से पहले 18 अरब डॉलर का था। अच्छा, अब और पाकिस्तान के डॉलर्स खर्च कहां पर होते हैं? ऑफ कोर्स ये खर्च होते हैं जैसे मैंने जिक्र किया इंपोर्ट्स के ऊपर और लोन पेमेंट्स के ऊपर। हुआ ये क्राइसिस यहां पर कैसे खड़ा हुआ कि पाकिस्तान के पास डॉलर्स इतने कम रह गए कि वो अपने कर्जे वापस करने की ऐसा ऐसा डर पैदा हो गया कि पाकिस्तान बैंकक्रप्ट हो जाएगा, यानी कि वो अपने कर्जे जो है वो वापस नहीं कर पाएगा। और ऑफ कोर्स ये प्रॉब्लम खड़ा हो गया तो पाकिस्तान ने आईएमएफ से कर्जा मांगा कि हमने जो अपने कर्जे वापस करने हैं उनको वापस करने का उन कर्जों को वापस करने के लिए आप हमें डॉलर्स भी दें। तो यहां से ये इकोनॉमिक क्राइसिस बेसिकली खड़ा हुआ जिसमें आईएमएफ ने पाकिस्तान की मईशत की डिसीजन मेकिंग को अपने कंट्रोल में ले लिया और इसके नतीजे के अंदर उन्होंने अपनी पॉलिसीज जो हैं डेट मैनेजमेंट की, जो डेट मैनेजमेंट है वो बजट मेकिंग एक्सरसाइज का गोल बना दिया और फिर कुछ स्पेसिफिक पॉलिसी सॉल्यूशंस दे दिए पाकिस्तान को कि आपने ये पॉलिसीज इंप्लीमेंट करनी है ताकि हमारा डेट मैनेजमेंट गोल जो है कर्जों की वापसी को यकीनी बनाना, उसके लिए पाकिस्तान की मईशत को तैयार किया जा सके। तो आईएमएफ ने बेसिकली अपना सोल्यूशन पाकिस्तान के ऊपर इंपोज कर दिया। अब आईएमएफ का एग्जैक्ट सोल्यूशन क्या था? देखिए, आईएमएफ का सोल्यूशन बहुत ऑब्वियसली बहुत क्लियर है कि वो पाकिस्तान के फॉरेन क्रेडिटर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो आईएमएफ ने कहा कि आप जो है कर्जे बहुत ज्यादा खर्च कर रहे हैं, तो हमने सॉरी आप जो है वो डॉलर्स बहुत ज्यादा खर्च कर रहे हैं, तो पाकिस्तान की इकोनॉमी की जो डॉलर कंजम्पशन है, डॉलर का इस्तेमाल है, उसको खत्म करना चाहिए। तो आईएमएफ ने सबसे पहला काम यह किया कि करेंसी डिवैल्यू करवा दी। पाकिस्तान की करेंसी की जो वैल्यू है वो कम करा दी। इसका मतलब आम फहम के अंदर यह है कि पाकिस्तानी रुपए के अंदर डॉलर महंगा कर दिया। तो पहले अगर 105 रुपए का डॉलर आ रहा था तो आज वो 165 रुपए का डॉलर आ रहा है। इस डॉलर महंगा करने के नतीजे में नेचुरली ये होगा कि काफी लोग जो हैं अब इंपोर्टेड चीजें जो हैं वो अफोर्ड नहीं कर सकेंगे। तो वो जो जो इतने ये तमाम लोग जो कि पहले शायद अफोर्ड कर सकते थे कुछ इंपोर्टेड चीजें इस्तेमाल करने के ऊपर, वो अब वो नहीं करेंगे और इस तरह डॉलर की जो इस्तेमाल है पाकिस्तान की मईशत के अंदर वो कम होगा करेंसी डिवैल्यूएशन के जरिए। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैं आगे जाकर इसको डिस्कस भी करूंगा कुछ और पहलुओं के ऊपर कि करेंसी डिवैल्यूएशन का नतीजा क्या निकला। दूसरा आईएमएफ का गोल यह है कि डॉलर इतना महंगा कर दिया जाए कि जो जो लोकल इंडस्ट्री इंपोर्टेड रॉ मटेरियल को इस्तेमाल कर रही है वो सारी की सारी जानबूझकर एज अ पॉलिसी गोल डिस्ट्रॉय कर दी जाए। और ऑफ कोर्स जब आप इस इंडस्ट्री को डिस्ट्रॉय कर देंगे तो इस इंडस्ट्री से लिंक्ड तमाम एम्प्लॉयमेंट भी लूज करेंगे और जो फाइनेंशियल कॉस्ट आती है, जो फाइनेंशियल पेन आता है, वो तो हम देख ही रहे हैं पाकिस्तान की मईशत के अंदर। क्योंकि आईएमएफ का आर्गुमेंट ये है और
पाकिस्तान के पॉलिसी मेकर्स का आर्गुमेंट ये है कि लोकल इंडस्ट्री जो है, जो कि सिर्फ लोकल रॉ मटेरियल के ऊपर चल रही हो, जो कि फॉरेन डॉलर्स ना खा रही हो, उसको अब लगना चाहिए। अब कहने को तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन पाकिस्तान की पॉलिसी के अंदर, और हमें बजट मेकिंग एक्सरसाइज में भी नजर आ रहा है कि इन्होंने फौरन से पहले आईएमएफ के कहने के ऊपर वो इंडस्ट्री तो सही डिस्ट्रॉय करने के लिए तैयार हो गए जो कि हाई इंपोर्टेड रॉ मटेरियल इस्तेमाल कर रहे थे, लेकिन नई इंडस्ट्री स्टैब्लिश करने के लिए कोई पॉलिसी इनिशिएटिव्स इन्होंने खास नहीं लिए, बल्कि कहना चाहिए कि लिए ही नहीं। तो इंडस्ट्री डिस्ट्रॉय करने के लिए तो पॉलिसी इनिशिएटिव्स हैं, इंडस्ट्री बिल्ड करने के लिए कोई पॉलिसी इनिशिएटिव्स नहीं है। और अगेन ये उसी बात पर आ जाती है जो मैं शुरू में बात कर रहा था, क्योंकि बजट का गोल असल में इंडस्ट्रियलाइजेशन है ही नहीं। बजट का गोल तो डेट मैनेजमेंट है। तो डेट मैनेजमेंट के लिए ये इंपॉर्टेंट है कि डॉलर बचा लिए जाएं। ये इंपॉर्टेंट तो नहीं है कि वो इंडस्ट्री जो कि इंपोर्टेड रॉ मटेरियल्स पर चल रही थी उसकी जगह नई इंडस्ट्री भी खड़ी कर दी जाए। ये तो डेट मैनेजमेंट की पॉलिसी के अंदर नहीं आती। हाँ, ये इंपॉर्टेंट है कि हर वो इंडस्ट्री डिस्ट्रॉय कर दी जाए जो रॉ मटेरियल्स जो है इंपोर्टेड रॉ मटेरियल्स खा रही थी, जिसकी वजह से डॉलर की कंजम्पशन चल रही थी। तो आईएमएफ का सोल्यूशन बेसिकली करेंसी डिवैल्यूएशन है, उस इंडस्ट्रीज को खत्म करना है जो कि पाकिस्तान के अंदर इंपोर्टेड रॉ मटेरियल्स और हेंस डॉलर्स का इस्तेमाल कर रही है। फिर आईएमएफ रिकमेंड करती है बहुत हैवी टैक्सेशन। और देखिए, ये मैं आपको एक बात बताऊं, आपको ये बात सुन के थोड़ी सी हैरानी भी होगी शायद, ऑल्दो जो लोग इकोनॉमिक मैटर्स से वाकिफ हैं और जो इन टेक्निकल सॉल्यूशंस से वाकिफ हैं आईएमएफ के और पाकिस्तान के पॉलिसी मेकर से, वो बिल्कुल भी हैरान नहीं होंगे। देखिए, ये जो टैक्सेशन की पॉलिसी है, इसके नतीजे के अंदर जो मईशत के अंदर मईशत का गला घोंटा जाता है, इंडस्ट्री बंद होती है, कारोबार बंद होता है, चीजें महंगी होती हैं, जिसकी वजह से कारोबारी लोगों को और आम आवाम को नुकसान होता है। ये एक पॉलिसी गोल है आईएमएफ का। वो चाहते हैं कि ऐसे हो। क्यों वो चाहते हैं कि ऐसा हो हैवी टैक्सेशन के जरिए? क्योंकि इससे मईशत स्लो हो जाएगी, इकोनॉमिक एक्टिविटी कम हो जाएगी, और जब मईशत स्लो हो जाएगी, इकोनॉमिक एक्टिविटी कम हो जाएगी, इंडस्ट्री ही कम चलेगी, कारोबार ही कम होगा, लोग खर्चा ही कम करेंगे, चीजें महंगी ज्यादा हो जाएंगी, नतीजतन इकोनॉमी के अंदर डॉलर की जो कंजम्पशन है वो भी कम हो जाएगी, जिसको वो लिंक करते हैं इन्फ्लेशन कंट्रोल से। तो वो कहते हैं कि हमें इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना है, और इन्फ्लेशन कंट्रोल करने के लिए हमें हाई इंटरेस्ट रेट्स रखने हैं, जो कि उन्होंने किया भी, कि इंटरेस्ट रेट्स इतने हाई कर दिए उन्होंने कि इकोनॉमिक एक्टिविटी जो है वो कम हो जाए। इसको वो डिमांड कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं। और आखिर में फिस्कल डेफिसिट हमें पता है, जो हुकूमत रेवेन्यूज इकट्ठी करती है, जो महसूलात इकट्ठी करती है टैक्स और दूसरी क्या नाम है जराए से, और जो वो खर्चे करती है, इन दोनों का जो फर्क है वो फिस्कल डेफिसिट है। यानी कि खर्चे ज्यादा हैं और महसूलात और टैक्सेस कम हैं। तो आईएमएफ जो है वो ये चाहती है कि पाकिस्तान जो है वो अपना फिस्कल डेफिसिट जो है, यानी अपने खर्चे कम करे। अब देखिए, हुकूमत के खर्चे कहां पर होते हैं? हुकूमत के खर्चे आइडियली एक ऑनेस्ट, एक सिंसियर हुकूमत जो है, उसके खर्चे जो हैं वो आवाम के ऊपर होने चाहिए। जब आप हुकूमत को खर्चा कम करने की बात कर रहे हैं, तो बेसिकली आप एक्चुअली एक फिस्कल डेफिसिट कम करने की बात करें, तो आप बेसिकली ये कह रहे हैं कि आप आवाम पर खर्च ना करें, अपने लोगों के ऊपर खर्च ना करें। तो ये जो डिस्कशन है फिस्कल डेफिसिट को कंट्रोल करने की, इससे वो ये उम्मीद करते हैं कि जो जाहिर सी बात है, जब खर्चे ज्यादा होंगे और टैक्स और रेवेन्यूज कम होंगे, तो फर्क कहां से पूरा होगा? फर्क और कर्जों से पूरा होगा ना, जो आप बाहर से लेंगे डॉलर्स में या रुपया छाप के। और रुपया छापने के ऊपर तो आईएमएफ ने ममानियत लगा दी है इनकी। तो फिर आप बाहर से और कर्जा लेंगे वो फिस्कल डेफिसिट पूरा करने के लिए। तो फिस्कल डेफिसिट को कम करने के लिए भी ये हैवी टैक्सेशन लगाते हैं,
खर्चे कम करवाते हैं। तो ये आईएमएफ की सॉल्यूशंस हैं डेट मैनेजमेंट के, जो कि हमें नजर आ रहे हैं, जिसकी वजह से पाकिस्तान की मईशत जो है वो एक बहरान का शिकार है और पाकिस्तान के अवाम जो है शदीद मुश्किलात के अंदर पिछले 2 सालों से गुजारा कर रहे हैं। अब इससे पहले कि मैं आगे चलूं और थोड़ी सी कुछ और आइडियाज के ऊपर बात करने के बाद फिर इस्लाम के ऑल्टरनेटिव की तरफ जाएं। देखिए यहां पर जो आइडियाज हैं जो मैटर करते हैं, वो अफकार जिनकी शुरू में मैं बात कर रहा था टॉक के, कि वो कौन से अफकार हैं जो कि इकोनॉमिक मैनेजमेंट के अंदर इंपॉर्टेंट है। देखिए यहां पर जो सारी डिस्कशन है उसमें आपको इकोनॉमिक डिस्कोर्स के अंदर, इकोनॉमिक डिस्कशंस के ऊपर और इकोनॉमिक सॉल्यूशंस के ऊपर कहीं पर भी ये सवाल नहीं मिलेगा या ये ऑब्जेक्शन नहीं मिलेगा जो मैं आपके सामने यहाँ पर उठाना चाह रहा हूं। द आइडियाज विच मैटर, इकोनॉमिक आइडियाज, इकोनॉमिक मैनेजमेंट के हवाले से आइडियाज जो कि मैटर करते हैं, वो ये है कि पाकिस्तान ने अपनी मर्जी से अपने आप को एक ऐसे निजाम का पाबंद किया हुआ है जिसमें पाकिस्तान जो है वो 2 करेंसीज चला रहा है। तो पाकिस्तान की लोकल इकोनॉमी के अंदर रुपया चल रहा है, फिएट करेंसी है, कागजी करेंसी है, और पाकिस्तान की इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस जो हैं, बाहर की दुनिया के साथ जो ताल्लुकात हैं, इकोनॉमिक ताल्लुकात हैं, वो डॉलर्स के अंदर चलते हैं। अब रुपये के ऊपर तो रुपये के ऊपर तो आपका कंट्रोल है कि आप रुपए के जरिए रुपए की प्रिंटिंग के ऊपर तो आपका कंट्रोल है एक हद तक। डॉलर्स के ऊपर तो आपका कोई कंट्रोल नहीं है। तो पूरा का पूरा क्राइसिस जो इस टाइम पर है, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस, जहां से मैंने बात शुरू की थी, व्हाट इज द क्राइसिस, द बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस, डॉलर्स की शॉर्टेज का क्राइसिस, ये एक्चुअली एक विलफुल डिसीजन, एक खुद हमारे पॉलिसी मेकर्स का, हमारे रूलिंग एलीट का एक डिसीजन है कि हमने, पाकिस्तान के हुक्मरानों ने हमें इस बात का पाबंद किया हुआ है कि हम आलमी तिजारत सिर्फ डॉलर्स के अंदर करेंगे। और क्योंकि डॉलर्स हम छाप नहीं सकते हैं, हमें इसको अर्न करना पड़ेगा। इसके बरक्स अभी आप देखें, आईएमएफ हमें कह रही है कि फिस्कल डेफिसिट कम करें, यानी अपने खर्चे कम करें, टैक्सेस बढ़ाएं ताकि आपका खर्चे और टैक्सेस के दरमियान जो फर्क है वो कम हो। अब अमेरिका के बजट को जाके देखें, $1 खरब का उन्होंने फिस्कल डेफिसिट पेश किया है। सवाल है ना जी कि यार आपके, जब आपका तो क्या नाम है ये 3 खरब रुपए का फिस्कल डेफिसिट आपने पेश किया है, तो आपका तो पूरी मईशत जो है वो बहरान का शिकार होगी। अमेरिका $1 खरब का फिस्कल डेफिसिट पेश करता है, उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि अमेरिका ने एक ही करेंसी अपनाई हुई है लोकल और इंटरनेशनल ट्रेड के लिए, और वो सिंपल, जब उसको क्या नाम है डॉलर की जरूरत होती है वो डॉलर छाप लेगा, वो अपना फिस्कल डेफिसिट डॉलर के जरिए पूरा कर लेगा, छाप के पूरा कर लेगा। आप डॉलर छाप नहीं सकते हैं। तो ये जो इकोनॉमिक क्राइसिस है, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस, देखिए मेक नो मिस्टेक, दिस इज बिकॉज हमने एक खास निजाम का पाबंद बनाया हुआ है अपने आप को। तो यहां पर जो अफकार जिसके बारे में मैं चाहूंगा कि आप याद रखें, वो करेंसी, लोकल और इंटरनेशनल करेंसी, 2 करेंसीज की ऑपरेशन है जो पाकिस्तान कर रहा है। देखिए अब मैं इसकी थोड़ी सी चाहूंगा कि मैं थोड़ी जल्दी से अब इसमें से गुजर जाऊं और फिर इस्लाम के ऑल्टरनेटिव के ऊपर बात की जाए। मैं चाहूंगा कि आईएमएफ के फ्रेमवर्क से बाहर निकल के भी बात कर लें, सरमायादारियत के ऊपर बात कर लेते हैं, कैपिटलिज्म के ऊपर बात कर लेते हैं। क्योंकि देखिए हर मुल्क तो आईएमएफ के प्रोग्राम के मुताबिक नहीं चल रहा। अगरचे हम जो है पिछले 30 साल से बल्कि उससे ज्यादा अरसे से आईएमएफ के प्रोग्राम्स के अंदर फंसे हुए हैं, जकड़े हुए हैं। तो जरा कैपिटलिस्ट फ्रेमवर्क के अंदर भी बात कर लेते हैं। देखिए कैपिटलिस्ट फ्रेमवर्क जो है ना, हमें जो सॉल्यूशंस देता है वो उसी डॉलर की पाबंदी, यानी डॉलर के अंदर इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस करने की पाबंदी के अंदर रहते ही सॉल्यूशंस देता है। तो कैपिटलिस्ट सिस्टम जो है, सरमायादारियत का जो निजाम है, वो हमें 2 मॉडल्स पेश करता है।
क्या देखिए, पाकिस्तान की मईशत अगर आपने अच्छी चलानी है ना, आईएमएफ के बगैर भी चले सही, तो ये दो मॉडल्स हैं। एक ये कि आप अपनी मईशत को डेवलप करें, डेट मैनेजमेंट के ऊपर नहीं, आप वो कहते हैं डेट मैनेजमेंट को छोड़ें, आप मईशत का गोल रख लें डॉलर्स को अर्न करना। तो आईएमएफ ने तो ये गोल सेट कर दिया कि मईशत का गोल जो है वो बेसिकली स्पीकिंग डेट मैनेजमेंट है। लेकिन चलिए कैपिटलिज्म के अंदर आ जाते हैं। कैपिटलिज्म और डेट मैनेजमेंट तो आईएमएफ ने इंपोज किया हुआ है। जब आईएमएफ से आपके छुटकारा को पा लेंगे तो फिर आप क्या करेंगे, फिर आप डॉलर अर्निंग जो है ना, इसको मईशत का गोल बना लें। ये है वो दूसरे और इस डॉलर अर्निंग के दो मॉडल्स हैं। एक मॉडल ये है जिसको ये कहते हैं कि फॉरेन कैपिटल, टेक्नोलॉजी और लेबर के जरिए मईशत को डेवलप किया जाए। ये जो हम अपने वज़ीर आज़म से सुनते रहते हैं कि जी हमने फॉरेन इन्वेस्टमेंट को इनकरेज करना है, जी हमने बाहर से पैसा पाकिस्तान लेके आना है ताकि इन्वेस्टर्स बाहर से पाकिस्तान के अंदर डॉलर्स पे इन्वेस्ट करें और वो डॉलर्स फिर हमारी कमाई का हिस्सा बन जाएंगे और इसके जरिए हम अपने जो भी अखराजात हैं उनको पूरा कर लेंगे, जो बैरूनी अखराजात हैं जो दुनिया के साथ हमारे मामलात हैं। अब मैं उसकी सिर्फ एक आपको मिसाल देना चाहता हूं। अभी जब बिजली का क्राइसिस खड़ा हुआ, पीएमएल गवर्नमेंट ने और पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट ने चाइना से बात की और चाइना ने एग्रीमेंट किया और जो हमें पता है सीपैक का पूरा प्रोजेक्ट जो है बड़ी फैनफेयर के साथ लॉन्च किया। और सीपैक के पहले फेज के अंदर एनर्जी और ट्रांसपोर्टेशन के अंदर इन्वेस्टमेंट्स हुई। तो जो गवर्नमेंट की ऑफिशियल सीपैक की वेबसाइट है उसके ऊपर जिक्र है कि तकरीबन 20 बिलियन डॉलर्स का के जरिए 11,000 मेगावाट पावर जनरेशन प्रोजेक्ट्स जो है ना वो चाइना ने लगाए। और हमें मालूम है कि उसके नतीजे में एक फर्क पड़ा और बिजली जो है वो उसकी लोड शेडिंग खत्म हुई और हमें एटलीस्ट अभी बिजली मिल रही है। लेकिन उसके बाद से बिजली की कीमत में एक शदीद इजाफा होना शुरू हो गया। देखिए ये जो प्रोजेक्ट्स हैं ना, जो कि पावर जनरेशन प्रोजेक्ट्स हैं, ये अभी इसके ऊपर कुछ बहस भी शुरू हुई है पाकिस्तान के मीडिया के अंदर और गवर्नमेंट ने इसके ऊपर एक रिपोर्ट भी बनाई। अगर आप उस रिपोर्ट को पढ़ेंगे तो वो माइंड बॉगलिंग है। वो उसके फिगर्स देखेंगे, आप कहेंगे कि ये पाकिस्तान के साथ और पाकिस्तान के अवाम के साथ क्या जुल्म होता रहा है। जनरली जो पावर जनरेशन कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, ये बाहर के इन्वेस्टर्स ने पाकिस्तान में 30 या 40 साल के बड़े बड़े लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स किए हैं, जिनमें से पहले 10 सालों के अंदर मेजॉरिटी ऑफ द इन्वेस्टमेंट जो कि पावर सेक्टर के अंदर की गई है वो आपको वापस करनी होती है, जिसको कैपेसिटी पेमेंट्स कहते हैं। चाइनीज पावर प्लांट्स जो हैं जो इन्होंने लगाए हैं, इनके नतीजे के अंदर पाकिस्तान की कैपेसिटी पेमेंट जो है वो 1 खरब रुपए तक पहुंच जाएंगी हर साल। और अभी जो आपको इतनी महंगी बिजली मिल रही है ना, ये 500 से 600 650 अरब रुपए कैपेसिटी पेमेंट्स के नतीजे में। तो आप इमेजिन करें कि चाइनीज के जब पावर प्लांट्स लगेंगे, सॉरी जब आप उनकी पेमेंट्स शुरू करेंगे, जो कि शुरू हो गई हैं आप, तो आप 1 खरब रुपए यानी डबल हो जाएगी आपकी कैपेसिटी पेमेंट। तो अभी आप 22 रुपए यूनिट जो है बिजली की पैदावार हासिल कर रहे हैं, तो ये उससे भी ऊपर जाएगी। अभी उमर अयूब ने, जो एनर्जी के मिनिस्टर हैं, उन्होंने पाकिस्तान की पार्लियामेंट के अंदर बेसिकली एक बिल इंट्रोड्यूस करवाया है और उस बिल के नतीजे के अंदर उन्होंने पाकिस्तान की पार्लियामेंट से ये डिमांड की है कि वो बिजली के ऊपर हुकूमत को सरचार्ज लगाने की इजाजत दें। यानी ये जो 22 रुपए यूनिट की बिजली मिल रही है, इसके ऊपर सरचार्ज भी लगाएं। हुकूमत को यह इख्तियार दिया जाए पार्लियामेंट के जरिए, ताकि इस इख्तियार को इस्तेमाल करके हुकूमत जो है वो जो 2 खरब रुपए का 20 खरब रुपए का 2 ट्रिलियन रुपीस का सर्कुलर डेट है उसको रीपे कर सके।
तो ये वो फॉरेन कैपिटल, टेक्नोलॉजी और लेबर का के जरिए डेवलपमेंट है। जब कहते हैं ना कि आप बाहर से इन्वेस्टमेंट लेके आए, बाहर के लोग अपनी टेक्नोलॉजी लेके आएंगे, अपनी अपनी इक्विपमेंट लेके आएंगे, अपनी लेबर लेके आएंगे, आपके मुल्क के अंदर वो इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करेंगे, आपके मुल्क के अंदर वो क्या नाम है, इकोनॉमिक एक्टिविटी जनरेट करेंगे, उसके नतीजे में कुछ नौकरियां लोकल लोगों को भी मिलेंगी। जो ये फॉरेन कैपिटल, टेक्नोलॉजी इन्वेस्ट और लेबर की मॉडल है डेवलपमेंट का, मैं आपको इसकी सिर्फ छोटी सी एक मिसाल देता हूं। अभी हुकूमत ने एनर्जी सेक्टर के ऊपर एक रिपोर्ट शाये की, और उसके बस दो फिगर्स मैं आपके सामने कोट करना चाहूंगा। ये जो फॉरेन कैपिटलिस्ट जो है ना, फॉरेन इन्वेस्टमेंट वाला मॉडल है, उसके दो फिगर्स। तो वो पावर प्लांट्स जिसके अंदर बाहर के इन्वेस्टर्स ने 51 अरब रुपए, 51 बिलियन रुपीस इन्वेस्ट किए थे 2002 की पॉलिसी के मुताबिक, वो अभी बाकी जो कॉन्ट्रैक्ट की मद रह गई है उसके अंदर सिर्फ उन 50 अरब रुपयों के ऊपर, 51 अरब रुपयों के ऊपर 511 अरब रुपए कमाएंगे। कैन यू इमेजिन दिस, कि उन्होंने इन्वेस्टमेंट की 50 अरब की, और वो पाकिस्तान से फॉरेन कैपिटलिस्ट जो हैं और इन्वेस्टर्स हैं वो 511, इसमें डोमेस्टिक कैपिटलिस्ट भी हैं, लोकल मकामी लोग भी हैं, ऐसा नहीं है कि बाहर के लोग हैं। तो ये जो इन्वेस्टर्स हैं ये 511 बिलियन रुपीस कमाएंगे 50 उसके ऊपर, अरब रुपए के ऊपर। और जो 2015 की पॉलिसी है जिसमें ज्यादातर जो चाइनीज क्या नाम है इन्वेस्टर्स हैं, ये मिसाल दी हुई उन्होंने दो प्लांट्स की कि 23 अरब रुपए 83 अरब रुपए की इन्वेस्टमेंट, 83 बिलियन रुपीस की इन्वेस्टमेंट के जरिए ये 2084 अरब रुपए कमाएंगे, जो कि बाकी कॉन्ट्रैक्ट है 30 साल का उसके ऊपर। आप ये देख रहे हैं, ये फॉरेन कैपिटल, टेक्नोलॉजी और लेबर की नतीजे के अंदर जो हमें फायदा दिखाया जाता है कि देखें जी, बाहर के लोग आके आपके लिए वो करेंगे, आपने बस हालात साजगार बनाने हैं इन्वेस्टमेंट के लिए। देखिए, जब भी फॉरेन इन्वेस्टर्स आपकी इकोनॉमी के अंदर इन्वेस्ट करेंगे तो नेचुरली जो है वो रिटर्न भी चाहेंगे, और ये रिटर्न इवेंचुअली इकोनॉमी के ऊपर बहुत ज्यादा ड्रैग बन जाता है। और यहां पर मैं वो डिस्कशन भी करना चाहूंगा जो मैं शुरू में बात कर रहा था। पाकिस्तान की जो मेजॉरिटी ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, जो पावर जनरेशन कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, वो डॉलर्स के अंदर डिनोमिनेटेड हैं, जिसका मतलब ये है कि जैसे ही आईएमएफ के कहने के ऊपर हमने एक्सचेंज रेट को डेप्रिशिएट किया, और देखें ये बात ध्यान में रखें, ये एक्सचेंज रेट डेप्रिसिएशन जो है ये गवर्नमेंट की अपनी पॉलिसी थी जो आईएमएफ के कहने के ऊपर उन्होंने अडॉप्ट की। जैसे उन्होंने ये किया तो उसके नतीजे के अंदर ये सारे के सारे जो बिजली के कॉन्ट्रैक्ट थे जो डॉलर्स में थे, क्योंकि बिजली के कारखाने जो लोकल इकोनॉमी में तो रुपए के अंदर कमा रहे हैं, जब एक्सचेंज रेट डेप्रिशिएट हो गया तो इन तमाम कारखानों के और इन्वेस्टर्स के प्रॉफिट्स जो हैं वो इंक्रीज कर गए। तो जो बिजली शदीद महंगी हो गई है उसकी एक बहुत बड़ी वजह एक्सचेंज रेट डेप्रिसिएशन भी है। मेरे ख्याल में इस तरह आप जो हैं वो इस बात का एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर पाएंगे कि आईएमएफ किस तरह से सिस्टमैटिकली हमें फंसा लेती है एक ऐसे निजाम के अंदर जिसमें लोकल इकोनॉमी का पोटेंशियल डेवलप ही नहीं हो सकता। इतनी महंगी बिजली के जरिए आप इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं कर सकते हैं। आप बेशक इंडस्ट्रियलाइजेशन फ्रेंडली पॉलिसीज ले भी आए तो, जो कि वैसे ये नहीं लेके आए। आप कैसे इंडस्ट्रियलाइज करेंगे, कैसे आप कारोबार चलेंगे? मैं देख रहा था इमरान खान साहब कह रहे थे कि जी हमने तो तेल की कीमत बड़ी महंगी कर दी है, सस्ती कर दी है, तेल हमने बहुत सस्ता कर दिया, हम 115 से 74 रुपए तक ले आए हैं। तो उसका फायदा आवाम तक क्यों नहीं पहुंच रहा? क्योंकि एनर्जी की कॉस्ट वैसे की वैसी है। जो इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट है, वन ऑफ द मेजर रीजंस ये है। सारा कारोबार,
सारे मामलात बेसिकली इंडस्ट्री के ऊपर चल रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर चल रहे हैं। तो अगर वो इतनी महंगी होगी तो आप कैसे अपनी इकोनॉमी को चलाएंगे? दूसरा जो मॉडल पेश किया जाता है, और फिर मैं इस्लामिक सोल्यूशन की तरफ जाना चाहूंगा, वो है डेवलपमेंट थ्रू वैल्यू एडेड एक्सपोर्ट्स। कि देखिए, एक तो डॉलर का कमाने का तरीका ये है कि आप बाहर के इन्वेस्टर्स को कहें कि वो अपने डॉलर्स लेके इधर ले आए, अपनी टेक्नोलॉजी इधर ले आए, अपना लेबर इधर ले आए, और इसके जरिए हम शॉर्ट टर्म के अंदर डॉलर्स कमा लेंगे। लॉन्ग टर्म के अंदर ये बहुत बड़ा ड्रैग बन जाता है इकोनॉमी के अंदर, लॉन्ग टू मीडियम टर्म के अंदर, और ये बिल्कुल भी अच्छी पॉलिसी नहीं है। दूसरी डॉलर कमाने का जो मॉडल था, जो कि कैपिटलिज्म पेश करती है, वो है वैल्यू एडेड एक्सपोर्ट्स। कि देखिए, अभी पाकिस्तान जो है ना, पाकिस्तान के अभी जो एक्सपोर्ट्स हैं वो लो वैल्यू एडेड है। लो वैल्यू एडेड का मतलब है कि पाकिस्तान ऐसे प्रोडक्ट्स बनाता है जिसकी इंटरनेशनल मार्केट के अंदर बहुत कम कीमत है। 50% से ज्यादा जो पाकिस्तान की जो एक्सपोर्ट्स हैं वो टेक्सटाइल है, और वो भी कपड़ा है, बेसिकली कपड़े बेसिकली। तो आप टेक्सटाइल की जो एक्सपोर्ट कर रहे हैं और टेक्सटाइल रिलेटेड प्रोडक्ट्स की एक्सपोर्ट कर रहे हैं, वो इतनी ज्यादा पैसे नहीं कमाते। तो वैल्यू एडिशन का मतलब ये है कि आप एक ऐसी इंडस्ट्री लगाएं पाकिस्तान के अंदर, मिसाल के तौर पर आप मोबाइल फोन बनाएं, वेंटिलेटर बनाएं, लैपटॉप बनाएं, वॉशिंग मशीन्स बनाएं, गाड़ियां बनाएं, टेलीविजन बनाएं, स्मार्टफोन जैसे मैं जिक्र किया। तो अब ये महंगी चीजें हैं, जब आप इनको एक्सपोर्ट करेंगे तो आप ज्यादा डॉलर्स कमा लेंगे और आपको डॉलर्स की शॉर्टेज नहीं मिलेगी, तो आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस नहीं होगा। तो अगर आप एक ऐसी इंडस्ट्रियलाइजेशन की पॉलिसी अडॉप्ट कर लें जो कि ज्यादा सोफिस्टिकेटेड और ज्यादा महंगी चीजें बनाती हो मुल्क के अंदर, और फिर आप इनको एक्सपोर्ट कर दे, जैसे जर्मनी करता है, साउथ कोरिया करता है, जापान करता है, तो आप भी एक ऐसी अमाउंट में डॉलर्स कमा लेंगे कि आप अपने उसको अपनी डॉलर्स की शॉर्टेज को पूरा कर लेंगे। देखिए, ये जो मॉडल है ये भी अपनी नेचर में कॉलोनियल है, इसलिए क्योंकि ये आपकी पूरी की पूरी इकोनॉमी को, उसके गोल को बाहर के ममालिक की जरूरियात को पूरा करने के लिए अलाइन कर देती है। यानी आपके मुल्क के वसाइल, आपके मुल्क की इंडस्ट्री, आपके मुल्क की लेबर, आपके मुल्क की एनर्जी, आपकी तमाम नेशनल सिनर्जी, नेशनल प्रोडक्टिविटी इस्तेमाल हो बाहर के ममालिक की जरूरियात को पूरा करने के लिए। ऐसी गुड्स एंड सर्विसेज आप प्रोड्यूस करें जो बाहर के ममालिक इस्तेमाल करते हैं, ताकि आप उनकी करेंसी को अर्न कर सकें। तो सारे रिसोर्सेज भी आपकी, मेहनत भी आपकी, प्रोडक्ट सारी एनर्जी और एफर्ट भी आपका, करेंसी उनकी। तो उनकी करेंसी को सपोर्ट भी मिलेगी आपके एफर्ट से, आपकी चीजें भी वो इस्तेमाल करेंगे और आप डॉलर्स कमा रहे होंगे। ये भी एक इंडस्ट्री, ये भी एक कॉलोनियल मॉडल है जो कैपिटलिज्म प्रेजेंट करता है। तो अगर मैं इस डिस्कशन को रैप अप कर सकूं और फिर इंशाल्लाह मैं चाहूंगा कि आखिरी 10 से 15 मिनट जो है वो मैं इस्लाम के अल्टरनेटिव के ऊपर बात करूं। तो जो आइडियाज, जो अफकार जिनकी मैं जिक्र कर रहा था, जो कि इंपॉर्टेंट हैं इकोनॉमिक मैनेजमेंट के अंदर, जो यहाँ पर मद्देनजर रखने हैं, वो ये कैपिटलिस्ट आइडियाज हैं जिनसे हमने दूर रहना है, और जिनको हमने पहचान कर उनको अटैक करना है, और अपने हुक्मरानों से ये डिमांड करनी है कि वो इन आइडियाज की बेसिस पर हमारी मईशत को ना चलाएं, मेहरबानी करके। वो आइडियाज हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट को ग्लोबलाइजेशन से लिंक करना। जैसे अभी देखिए कोविड-19 हुआ है, सारी ग्लोबल सप्लाई चेन डिस्टर्ब हो गई हैं। क्या करेंगे आप? ऐसी इकोनॉमी बैठ नहीं जाएगी। जब बाहर के माशरे के अंदर डिमांड ही एकदम गिर गई, किसी भी वजह से, बाहर जंग होगी, सिविल वॉर होगी, हुकूमत का तख्ता उलट गया, कोई क्राइसिस आ गया, कोई वबा फैल गई, तो बाहर के ममालिक कहते हैं हमें आपकी अब जरूरत नहीं है आपकी इकोनॉमी की बनाई हुई चीजों के ऊपर, तो आपकी तो सारी इकोनॉमिक मॉडल जो है वो फेल हो जाएगा। तो जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट को ग्लोबलाइजेशन से लिंक करना है, ये डिपेंडेंस क्रिएट करती है दूसरे ममालिक के ऊपर, और ये स्ट्रेटेजिकली मजबूर कर देती है दूसरे ममालिक को, जो कि आपको
आपकी चीजों को खरीदते हैं, उनको कंट्रोल और इन्फ्लुएंस दे देती है आपकी इकोनॉमी के ऊपर। और ऑफ कोर्स जो कि ये जो मॉडल है डॉलर्स की बेसिस के ऊपर अर्न करना, डॉलर्स को अर्न कर डॉलर्स अर्न करने की बेसिस के ऊपर डेवलपमेंट करना, इसका जो दूसरा नुकसान है वो ये है कि आप डॉलर की जो ग्लोबल डोमिनेशन है उसको सपोर्ट कर रहे हैं। और तो अमेरिका सिर्फ डॉलर छापता है, और डॉलर छापने की वजह से अमेरिका के अंदर महंगाई इसलिए नहीं होती क्योंकि उसका डॉलर आप इस्तेमाल कर रहे हैं। उसका डॉलर सिर्फ अपनी मीशत के अंदर नहीं जा रहा, बल्कि उसके डॉलर जो है वो पूरी आलमी मीशत के अंदर घूम रहा है। तो अमेरिका की आजादारी जो है और ग्लोबल डोमिनेंस जो है वो कायम रहती है। तो वो हर कानून, हर असूल की दजिया बेकेर के, मनमानी करके पूरी दुनिया को लूट रहा है, और हम उसके लिए वर्कशॉप्स बने, उसके करेंसी को अर्न करने के लिए मेहनत करें, उसकी करेंसी को अर्न करने के लिए अपनी लोगों को इकोनॉमिक सफरिंग के ऊपर मजबूर करें। ये ठीक है, ये वो मॉडल है कैपिटलिज्म का जिसके ऊपर हमारे हुक्मरान और हमारे जो सो कॉल्ड बेस्ट पॉलिसी मेकर्स हैं वो इन आइडियाज को आज हमारे दरमियान प्रमोट कर रहे हैं। ये मैं बस वाजे करता चलूं कि ये जो आइडियाज हैं ये कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक मॉडल्स हैं, और इस टाइम पर पाकिस्तान की हुकूमत इन आइडियाज के ऊपर भी नहीं चल रही। ऑल्दो वो पहले वाले आइडिया के ऊपर है, डेवलपमेंट थ्रू फॉरेन कैपिटल, वो वैल्यू एडिशन वाले आइडिया के ऊपर नहीं है। वो तो आईएमएफ की डेट मैनेजमेंट पॉलिसी के ऊपर इस टाइम पर चल रही है, और पार्शली जो है कुछ केसेस के अंदर वो फॉरेन कैपिटल, टेक्नोलॉजी और लेबर के जरिए डेवलपमेंट के मॉडल के ऊपर चल रही है। देखिए, इस्लामिक ऑल्टरनेटिव पर बात करते हैं, और तफसील से बात करने से पहले मैं चाहूंगा कि बजट की एक नंबर के ऊपर तो जरूर बात की जाए, एंड इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट नंबर। और अगेन यहां पर मैं चाहूंगा कि हम थोड़ी सी तवज्जो दें इस्लाम की सॉल्यूशंस के ऊपर, उसको थोड़ा सा एक ब्रॉडर इकोनॉमिक मैनेजमेंट के कॉन्सेप्ट के अंदर देखें। जिस नंबर की मैं डिस्कशन करना चाहूंगा और फिर जिस इस्लामिक सॉल्यूशन की मैं बात कर रहा हूं वो सूद से रिलेटेड है। उसके अंदर गवर्नमेंट इस फाइनेंशियल ईयर 2021 के अंदर गवर्नमेंट ने 62% ऑफ इट्स रेवेन्यू डेट रीपेमेंट के ऊपर के लिए रखा है। कैन यू इमेजिन दिस? क्या आप इसका देख सकते हैं कि हमारा मुल्क कैसे चलेगा, लोगों की फलाह के ऊपर कैसे खर्च करेंगे, जब 62% रेवेन्यू जो हुकूमत अर्न कर रही है वो कर्जे और कर्जों के ऊपर सूद की मद में लग जाएगा। और इस तकरीबन 5 ट्रिलियन रुपीस का जो रेवेन्यू है, टैक्स कलेक्शन टारगेट है, टैक्स कलेक्शन टारगेट है, उनमें से 3 ट्रिलियन रुपीस जो हैं वो सिर्फ सूद में चले जाएंगे। देखिए, ये नंबर इंटरेस्टिंग है इसलिए क्योंकि इस नंबर के ऊपर डिबेट नहीं हो रही है पाकिस्तान के इकोनॉमिक पॉलिसी मेकर्स के ऊपर। तो जब हम बजट की बात करते हैं और बजट के अंदर ऑप्शंस की बात करते हैं तो ज्यादा से ज्यादा ऑप्शन ये डिस्कशन होती है, कुछ लोग ये कहते हैं कि आप अपना दिफाई बजट कम करें, या आप अपनी जो डेवलपमेंट बजट है वो कम करें। सूद को कोई हाथ नहीं लगाता, इसलिए क्योंकि पाकिस्तान की हुकूमत ने अपने आप को एक ऐसे निजाम का पाबंद बनाया हुआ है जिसमें सूद के ऊपर पैसा हासिल करने का रेवेन्यू इकट्ठा करने के इंस्ट्रूमेंट के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। यानी अगर मैं ये जिक्र करना चाहूंगा, मैं चाहूंगा यही मैं कह रहा था कि अगर हम इसको थोड़ा सा ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में पॉलिसी लेवल के ऊपर देखें तो ये एक फाइनेंसिंग मॉडल है, एक सवाल है जिसका एक प्रॉब्लम है जिसका सोल्यूशन कैपिटलिज्म देती है। और पाकिस्तान ने कैपिटलिज्म और सरमायादारियत के इन सॉल्यूशंस को अडॉप्ट किया हुआ है पाकिस्तान के हुक्मरानों ने। और एक गवर्नमेंट अपने अखराजात को कैसे फाइनेंस करे, सोल्यूशन क्या है?
इंटरेस्ट बेस्ड क्या नाम है, डेट इंस्ट्रूमेंट्स के जरिए, सूद पर मबनी कर्ज के जरिए। और ये सिर्फ हुकूमती फाइनेंसिस को कवर करने के लिए नहीं है, ये बल्कि मेजर कॉर्पोरेट फाइनेंसिंग मॉडल भी है कैपिटलिज्म का, कि आप सूद के ऊपर कर्जा लें और अपना कारोबार चलाएं। ये जो भी पीछे जिक्र हो रहा था पावर जनरेशन मॉडल्स को लगाने के ऊपर के बारे में, इसके अंदर आमतौर पर जो फाइनेंसिंग का तरीका स्ट्रक्चर इस्तेमाल किया जाता है वो उसको कहते हैं 20% इक्विटी 80% डेट, जिसका मतलब यह है कि जो सरमाएदार एक बिजली का कारखाना लगाएगा वो सिर्फ 20% अपना पैसा लगाएगा और 80% वो बैंक से कर्जा लेगा सूद के ऊपर। तो ये जो बिजली के कारखाने लगे हुए हैं, ये नहीं है कि ये मियां मंशा ने या बाहर की चाइनीज की फर्म्स ने या दाऊद रजाक ने या नदीम बाबर ने अपनी जेब से पैसे लगाए हुए सारे के सारे। इन्होंने 20% इनकी अपने पैसे, 80% इन्होंने बैंक से कर्जा लिया हुआ है सूद के ऊपर। तो वो बैंक से 80% कर्जा जो प्रिंसिपल अमाउंट है और उसका सूद वो बिजली की कीमत के अंदर शामिल है, जो कि मैं और आप भरते हैं। तो ये जो इंटरेस्ट बेस्ड डेट का जो फाइनेंसिंग मॉडल है, ये वो सबसे बड़ा बर्डन है जो इस टाइम पर पाकिस्तान की इकोनॉमी के अंदर, कॉर्पोरेट सेक्टर के अंदर और गवर्नमेंट सेक्टर के ऊपर मौजूद है। और ना सिर्फ पाकिस्तान के अंदर मौजूद है, बल्कि ये इंटरनेशनल लेवल के ऊपर एक प्रॉब्लम बना हुआ है तमाम डेवलपिंग एंड डेवलप वर्ल्ड के लिए। जब हम इस्लामिक ऑल्टरनेटिव की बात करते हैं, सबसे पहले जी इसी यहीं से स्टार्ट करते हैं। इस्लाम जो है वो इंटरेस्ट बेस्ड फाइनेंसिंग को रिजेक्ट करती है। इस्लाम रिजेक्ट करता है इस्लाम इंटरेस्ट बेस्ड फाइनेंसिंग को। और इस्लाम, कुरान में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं सूरह बकरा के अंदर, वो लोग जो कि सूदखोर हैं वो क़यामत के दिन ऐसे खड़े होंगे जैसे वो शख्स जिसको शैतान ने हाथ लगाकर पागल कर दिया, इसलिए कि वो कहते हैं कि तजारत जो है वो सूद की तरह है, मगर अल्लाह ने तिजारत को हलाल और सूद को हराम करार दिया। इस्लाम के अहकामात जी वाज़ेह हैं और बड़े वेल नोन है। इस्लाम इंटरेस्ट बेस्ड फाइनेंसिंग को रिजेक्ट करता है और इस्लाम पार्टनरशिप बेस्ड फाइनेंसिंग को इनकरेज करता है। तो अगर किसी ने इंडस्ट्री लगानी है, 4, 5, 6 बड़े सरमाएदार इकट्ठे हों और पैसा डाल के इंडस्ट्री लगा लें। अगर किसी ने मोबाइल बनाने की फैक्ट्री लगानी है तो वो 20% अपना और 80% बैंक का कर्जा नहीं ले सकता सूद के ऊपर। वो 20% अपना ले, 20% किसी और इन्वेस्टर से ले, 20% किसी और से ले और 5 या 6 या 7 या 10 इन्वेस्टर्स मिलकर एक इंडस्ट्री लगा लें। इससे एक तो ये कि ये जो सूद एक बोझ के तौर पर प्राइवेट इन्वेस्टर्स और के ऊपर और फिर हमने जैसे डिस्कस किया गवर्नमेंट के ऊपर वो एक बोझ के तौर पर नहीं आता। और दूसरा ये कि 5 या 6 बंदे एक इकोनॉमिक एक्टिविटी के अंदर प्रॉफिट्स को शेयर करेंगे, बजाय इसके कि एक ही बंदा 20% अपना प्रॉफिट लगाए, पैसा लगाए और 80% अपने नाम के ऊपर कर्जा लेकर सारे प्रॉफिट्स खुद अर्न कर ले। अब उसको वो प्रॉफिट्स शेयर करने पड़ेंगे। और प्रॉफिट्स कैसे थे एनर्जी सेक्टर के अंदर, वो हमने देख लिए। तो इस्लाम जो है पार्टनरशिप बेस्ड फाइनेंसिंग को, जहां पर लोग जो हैं पार्टनरशिप्स के अंदर पैसे को डालकर कारोबार चलाएंगे, इस मॉडल को इनकरेज करते हैं। अब ऑफ कोर्स पार्टनरशिप बेस्ड फाइनेंसिंग का मतलब यह है कि वो कारोबार, वो इंडस्ट्री, वो
वो इकॉनमी के सेक्टर्स जहां पर बहुत ज्यादा पैसे की जरूरत है। हो सकता है कि 4, 5, 10, 15, 20, 100 बंदे भी, इन्वेस्टर्स भी मिलकर ऐसी इंडस्ट्री ना लगा सके जिसके अंदर हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस ऑफ रुपीस चाहिए। हो सकता है ऐसा। और इस्लाम की ये पार्टनरशिप की पाबंदी बेसिकली कि पार्टनरशिप बेस्ड फाइनेंसिंग होगी, जिसका मतलब है कि बहरहाल एक लोगों को अपना ही पैसा जोड़कर इंडस्ट्री लगानी पड़ेगी। ये नेचुरली उस इंडस्ट्री को जिसके अंदर बहुत ज्यादा सरमाया चाहिए उसको प्राइवेट ओनरशिप से निकाल के स्टेट के हवाले कर देता है, क्योंकि जाहिर सी इंडिविजुअल्स के पास इतना पैसा इकट्ठा नहीं होगा कि वो अरबों रुपए की हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस ऑफ रुपीस की इंडस्ट्री लगा सके। तो नेचुरली वो इंडस्ट्री फिर प्राइवेट सेक्टर नहीं लगाएगा, वो गवर्नमेंट लगाएगी, उसके प्रॉफिट्स गवर्नमेंट अर्न करेगी और फिर वो लोगों के ऊपर खर्च करेंगी। अगर मैं सिस्टमैटिकली थोड़ा से इन पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट्स को डिस्कस कर लूं जो इस्लाम के आइडियाज हैं, इस्लाम के ऑल्टरनेटिव है, और मैं तो ये तफसील में नहीं जाऊंगा, बस एक बेसिक डिस्कशन हाइलाइट्स के तौर पर प्रेजेंट करना चाहूंगा अपनी टॉक को और आज की डिस्कशन को रैप अप करते हुए। तो जो आइडियाज थे जो कि मैं पीछे की डिस्कशंस के अंदर हाईलाइट करता रहा, वो उन आइडियाज को मैंने एक तरफ इकट्ठे कर लिया है और उनके ऑल्टरनेटिव के तौर पर मैं इस्लाम के आइडियाज को प्रेजेंट करना चाहूंगा। तो मैंने डिस्कशन की थी इकोनॉमिक सॉवरेनिटी के हवाले से, और ये कि किस तरह पाकिस्तान की गवर्नमेंट जो है उसने अपनी इकोनॉमिक सॉवरेनिटी IMF के हवाले कर दिया है। इस्लाम जो है इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता कि जो खिलाफत स्टेट है, जो कि इस्लाम का रियासती ढांचा है, इस्लाम की जो रियासत और हुकूमत है, वो अपने मामलात कुफार के हवाले करे, चाहे वो किसी इदारे के पास हो या चाहे वो किसी और रियासत के पास हो। अल्लाह ताला ने कुरान में मुसलमानों को इस चीज़ से सख्ती से मना किया है। अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने कुफार को मोमिनीन के ऊपर कोई सबील या इख्तियार नहीं दिया। तो ये जो आयत है इसके अंदर अल्लाह सुब्हान ताला ने क्लियरली इस चीज़ की ममानियत की है मुसलमानों के लिए कि कुफार उनके मामलात के ऊपर कोई इख्तियार रखें। तो इकोनॉमिक छोड़ें, कोई भी इख्तियार नहीं हो सकता, तो इकोनॉमिक तो डेफिनेटली नहीं हो सकता। और भी आयात हैं जो कि तागूत के इनकार के बारे में, गैरुल्लाह की हुकूमत के इनकार के बारे में बात करती हैं। तो मुसलमानों के मामलात सिर्फ मुसलमान ही चला सकते हैं। तो इकोनॉमिक सॉवरेनिटी की जो डिस्कशन है, इट मस्ट एक्सक्लूसिवली लाई विद द मुस्लिम्स एंड द खिलाफत स्टेट। ये सिर्फ खिलाफत के पास अपनी इकोनॉमिक सॉवरेनिटी होनी चाहिए मुसलमानों के मामलात के ऊपर। जो बजट का मकसद है, इस IMF ने जो बजट का डिस्कशन रखी, ऑब्जेक्टिव सेट किया है, वो डेट मैनेजमेंट है, ताकि पाकिस्तान के फॉरेन क्रेडिटर्स को ये गारंटी दी जा सके कि उसका कि उनके जो कर्जे के पैसे हैं वो उनको वापस मिलेंगे। तो इसलिए बजट एक्सरसाइज की जाती है और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स का टारगेट रखा जाता है। उसके बरखिलाफ इस्लाम के अंदर बेसिकली 3 ब्रॉडर ऑब्जेक्टिव्स के अंदर मैंने इकॉनमी को डिवाइड किया है। एक तो ये कि इस्लाम की जो इकॉनमी है वो बेसिकली इंडिविजुअल्स की जो ज़रूरियात हैं एज इंडिविजुअल्स, जो कि 3 हैं इस्लाम में, रोटी, कपड़ा और मकान, और जो माशरे की ज़रूरियात हैं जो अगेन 3 हैं, सेहत, तालीम, सिक्योरिटी। तो मईशत के लिए लाजमी है कि वो इन राइट्स को, सोसाइटी के और इंडिविजुअल्स के राइट्स को गारंटी करे। तो एक ऑब्जेक्टिव मईशत का ये है। दूसरा ऑब्जेक्टिव कम्युनिटी नीड्स है कि मुस्लिम के अमूर के अंदर जो भी एक खास टाइम के अंदर रिक्वायरमेंट्स हैं इंफ्रास्ट्रक्चर की या ज़रूरियात की जो माशरे की हैं, उनको फुलफिल करने के लिए इस्लाम की जो मईशत है मुसलमानों के अमूर को देखती है। रोड्स हैं, स्कूल्स हैं, हॉस्पिटल्स हैं, नदी नाले हैं, एग्रीकल्चरल सपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर है,
इन तमाम को बिल्ड करने की। कम्युनिटी नीड, देखिए जो कम्युनिटी नीड्स हैं जिनका मैंने अभी जिक्र किया पीछे, ये भी एक गोल है जो कि इस्लाम की इकॉनमी अपने लिए सेट करती है, ताकि ऐसे वसाइल मौजूद हों जो कि कम्युनिटी की नीड्स के ऊपर स्पेंड किए जा सके। एंड लास्टली एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, जो इस्लाम की जो इकॉनमी, इस्लाम की इकोनॉमिक मैनेजमेंट के अंदर एक बहुत बड़ा और बहुत मेजर ऑब्जेक्टिव जो है वो जिहाद की तैयारी करना है, इन टर्म्स ऑफ के बहुत रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजी मौजूद हों जिहाद करने के लिए, जिसका मतलब है कि फौज, एक प्रोफेशनल वेल ट्रेन्ड आर्मी मेंटेन करने के लिए जो रिसोर्सेज चाहिए, एक इंडस्ट्री जिसमें जो कि मिलिट्री नीड्स से कनेक्टेड है उसकी जरूरत है, और वो इंडस्ट्री जो है वो इस तरह की एम्यूनेशंस, वेपन्स एंड वॉर फाइटिंग टेक्नोलॉजी प्रोड्यूस करने की केपेबल हो, जो कि स्टेट ऑफ द आर्ट हो, जो रिक्वायरमेंट हो, जो कि कॉम्पिटिटर्स इन द वर्ल्ड के अंदर के पास है। तो चाहे वो फाइटर जेट्स हैं, चाहे वो न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी है, चाहे वो सैटेलाइट कम्युनिकेशंस के ऊपर अबूर है, हासिल करना है, चाहे वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, चाहे वो साइबर कैपेबिलिटीज हैं, तमाम की तमाम ऐसी इंडस्ट्री जो कि खिलाफा की मिलिट्री कैपेबिलिटी को ऑगमेंट करेगी, उसको सपोर्ट करेगी, इसको बिल्ड करना ये इस्लाम की रिक्वायरमेंट्स में से है। और जो इस्लामिक इकॉनमी है उसके अंदर एक उसकी गोल्स में से एक है कि वो ऐसे वसाइल जनरेट करे कि कुरान की उस आयत के मुताबिक हम अपनी अफवाज को तैयार कर सकें, जिसका अल्लाह ताला ने सूरह बकरा के अंदर जिक्र किया है कि तुम अपने घोड़ों को तैयार रखो ताकि दुश्मन पर रौब पड़े। तो हर वो चीज जिससे दुश्मन पर रौब पड़ेगा उसकी तैयारी जो है लाजमी है। तो इस्लाम की इकॉनमी के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो इंडिविजुअल एंड सोसाइटी की नीड्स हैं, कम्युनिटी की नीड्स हैं, और जिहाद के लिए रिक्वायर्ड टेक्नोलॉजी एंड रिसोर्सेज को प्रोड्यूस करना। फिर इस्लाम जो है वो फिएट करेंसी को रिजेक्ट करता है, गोल्ड एंड सिल्वर के बायोमेटालिक स्टैंडर्ड को अडॉप्ट करता है। जो मेटालिक करेंसीज हैं उसकी वो अपना एक खास मैकेनिज्म, अपना एक खास निज़ाम, अपनी खास पाबंदियां साथ लेके आती हैं। और आप यहाँ पर अप्रिशिएट भी करेंगे कि देखें इस्लाम एक कॉम्प्रिहेंसिव आइडियोलॉजी है, और जो कि जिसके मुख्तलिफ अहकामात जो है वो एक दूसरे को रीइंफोर्स करते हैं। तो गोल्ड एंड सिल्वर करेंसी जो है वो सूद के साथ चल नहीं सकती है, क्योंकि सूद जो है वो करेंसी की एक एक्स्ट्रा डिमांड रखता है जो कि नेचुरली मेटालिक करेंसीज प्रोड्यूस नहीं कर सकती हैं, क्योंकि मेटालिक करेंसीज तो अपनी उसी मकदार में अवेलेबल होंगी जिस मकदार में वो ज़मीन से निकाली जाते हैं, जो गोल्ड एंड सिल्वर है। तो गोल्ड एंड सिल्वर करेंसी सूद के साथ नहीं चल सकती है, और गोल्ड एंड सिल्वर करेंसी जो है वो फिजिकल डेफिसिट्स के साथ भी नहीं चल सकती है। तो नेचुरली गोल्ड एंड सिल्वर करेंसी जो है वो एक फिजिकल डिसिप्लिन जो है वो इम्पोज करती है रियासत के ऊपर कि वो इंश्योर करे को फिजिकल डेफिसिट्स को रन ना करे। तो ये अप्रोच ही चेंज कर देती है रेवेन्यू कलेक्शन एंड एक्सपेंडिचर्स के हवाले से, जिसमें रियासत के पास ये इख्तियार नहीं है कि वो करेंसी छाप के अपने अखराजात को पूरा कर सके। जो इस्लाम की जो इकॉनमी है वो ग्लोबली इंटीग्रेटेड सप्लाई चेन्स के ऊपर डिपेंडेंट नहीं हो सकती है, क्योंकि इस्लाम में इस बात की ममानियत है कि मुसलमान जो हैं अपनी ज़रूरियात के लिए कुफ़ार के ऊपर या उनके इलाकों के ऊपर या उनके प्रोडक्ट्स के ऊपर डिपेंडेंट हो। तो ऐसी ग्लोबल सप्लाई चेन्स जो कि खिलाफा के लिए खिलाफा की स्ट्रेटेजिक डिपेंडेंस जनरेट कर देंगी,
दूसरे ममालिक के ऊपर, इन सप्लाई चेन्स को डेवलप करके इनके जरिए अपनी इकॉनमी चलाना या इकॉनमी की कुछ नीड्स को पूरा करना, ये खिलाफा के लिए जायज़ नहीं है। हाँ, वो क्या नाम है, वो गुड्स एंड सर्विसेज जो कि स्ट्रेटेजिक नोयत की नहीं है, यानी जिनके जो आम कंज्यूमर गुड्स हैं या फूड क्या नाम है, खाने पीने की अशिया हैं या इस तरह की और सर्विसेज हैं जो स्ट्रेटेजिक नोयत की नहीं है, जो कि एक पॉलिटिकल एंड फाइनेंशियल डिपेंडेंसी जो है वो बाहर के ममालिक के ऊपर डेवलप नहीं करेंगी, तो उसकी तजारत जो है वो जायज़ है। तो इस्लाम इंटरनेशनल ट्रेड के ऊपर पाबंदी नहीं लगाता, बाकी ममालिक से तजारत करने पर पाबंदी नहीं लगाता, लेकिन इस्लाम जो है ऐसी सप्लाई चेन्स के ऊपर और ऐसी इंटीग्रेशन इन द ग्लोबल इकॉनमी के ऊपर पाबंदी लगाता है जो रियासत को पाबंद कर दे और रियासत के ऊपर इन्फ्लुएंस बिल्ड कर दे दूसरी रियासतों का। तो यहाँ पर भी इस्लाम की जो अप्रोच है इकोनॉमिक मैनेजमेंट के ऊपर वो डिफरेंट है करंट जो कैपिटलिस्ट सॉल्यूशंस हैं उससे। इस्लाम जो है वो डॉलर्स की बेसिस के ऊपर, डॉलर्स को अर्न करने की बेसिस के ऊपर इकोनॉमिक डेवलपमेंट को रिजेक्ट करता है, और इस्लाम जो है इंडस्ट्रियलाइजेशन की एक ऐसी पॉलिसी, यानी कि ऐसी इंडस्ट्रियलाइजेशन की पॉलिसी को अडॉप्ट करता है जो कि कम्युनिटी की अपनी नीड्स, इंडिविजुअल की नीड्स और जिहाद के लिए रिक्वायर्ड टेक्नोलॉजी और रिसोर्सेज के लिए हो, जैसे मैंने पहले जिक्र किया, उस इंडस्ट्रियलाइजेशन की पॉलिसीज को अडॉप्ट करता है। तो इस्लाम जो है वो डॉलर अर्निंग यानी वैल्यू एडिशन इंडस्ट्रियलाइजेशन को रिजेक्ट करता है। शुरू इस पर थोड़ी सी बात हुई, मैं बस इसको जिक्र करते हुए चला जाऊँ। इस्लाम जो है वो इंटरेस्ट बेस्ड फाइनेंसिंग मॉडल को रिजेक्ट करता है। 62% ऑफ द रेवेन्यू जो है हमारा आज पाकिस्तान के अंदर वो डेट रीपेमेंट के ऊपर जा रहा है, जिसमें से तकरीबन 3 ट्रिलियन रुपीस जो है वो सूद की मद में जा रहा है। इस्लाम जो है वो पार्टनरशिप बेस्ड फाइनेंसिंग को इंकरेज करता है। इस्लाम ने कैपिटलिज्म के मुकाबले में जो सिर्फ प्राइवेट ओनरशिप की बात करता है और प्राइवेट सेक्टर लेड इकोनॉमी की बात करता है, इस्लाम जो है वो एक यूनिक कॉन्सेप्ट पेश करता है प्राइवेट स्टेट एंड पब्लिक प्रॉपर्टी का। तो इस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, लोग 3 चीज़ों के अंदर शराकतदार हैं, आग, पानी और चरागाहें, जिसका मतलब ये है कि एज एन एग्जाम्पल जो है एनर्जी सेक्टर जो है, जिसकी हमने पीछे मिसाल भी दी थी, ये प्राइवेट सेक्टर के पास जा ही नहीं सकता। तो बिजली पैदा करने के कारखाने प्राइवेट इन्वेस्टर्स लगा ही नहीं सकते, चाहे वो स्टेट इन्वेस्टर्स हों या सॉरी बाहर के इन्वेस्टर्स भी नहीं लगा सकते। ऑफ कोर्स वो तो स्ट्रेटेजिक डिपेंडेंस की वजह से भी शायद वो जायज़ नहीं है, लेकिन प्राइवेट इन्वेस्टर्स भी नहीं लगा सकते। तो आप इमेजिन करें, जिस तरह की फिगर्स मैंने पहले कोट किए, आप इमेजिन करें कि अगर ट्रिलियंस ऑफ रुपीस के अंदर जो प्रॉफिट्स हैं अगर वो रियासत के अपने पास आ रहे हों, इस टाइम पर मैं आपको सिर्फ एक इशारा देने के लिए 2 ट्रिलियन रुपीस का सिर्फ सर्कुलर डेट है जो कि रियासत है पाकिस्तान क्या पेएबल है, और जैसे मैंने जिक्र किया प्रॉफिट्स का, तो अगर ये तमाम प्रॉफिट्स के 50 अरब रुपए के ऊपर 500 अरब रुपए तक कमाए जा रहे हैं, अगर ये तमाम के तमाम प्रॉफिट्स इन द हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस या ट्रिलियंस ऑफ रुपीस के प्रॉफिट्स ये अवेलेबल हों, तो क्या रियासत के पास इतने वसाइल नहीं होंगे कि वो लोगों की तमाम ज़रूरियात को भी पूरा कर लें? वो जो कोरोना वायरस की वबा की वजह से जो हमारी मेडिकल कैपेसिटी के अंदर एक निगलेक्ट नजर आ रहा है, उसके लिए खर्चे की जो जरूरत है वो भी पूरा कर ले, जिहाद की जरूरियात भी पूरा कर ले यकीनन। तो इस्लाम का जो कॉन्सेप्ट है पब्लिक प्रॉपर्टी का, जिसमें इस्लाम जो है बेसिकली एनर्जी रिसोर्सेज को और मिनरल रिसोर्सेज को और जो कम्युनिटी की नीड्स को पूरा करने के रिसोर्सेज हैं उनको वो जिसके बगैर कम्युनिटी जो है वो डिस्पर्स हो जाएगी, उन रिसोर्सेज को वो प्राइवेटाइज करने की इजाज़त नहीं देता। ये स्टेट मैनेज करती है और इससे आने वाले जो प्रॉफिट्स हैं वो स्टेट की इस्लाम खिलाफा के बैतुल माल में जाते हैं और इन वसाइल को आवाम के ऊपर खर्च किया जाता है। दूसरा मैंने जिक्र किया था, जैसे जब पार्टनरशिप बेस्ड फाइनेंसिंग मॉडल आप अडॉप्ट करेंगे तो बहुत बड़ी बड़ी ऐसी इंडस्ट्री है जो कि वैसे शरई तो पाबंदी नहीं है कि वो प्राइवेट सेक्टर में नहीं जा सकती, लेकिन शरीयत के जो फाइनेंसिंग के कावानीन हैं, पार्टनरशिप के कावानीन हैं और
कैपिटल इकट्ठा करना, पैसा इकट्ठा करने के जो कवानीन है, वो प्राइवेट इंडिविजुअल्स को, इन्वेस्टर्स को के पास इतनी इस्तात ही नहीं छोड़ते, या कम चांस होता है कि प्राइवेट इन्वेस्टर्स के पास इतना पैसा रह जाए कि वो बहुत बड़ी बड़ी इंडस्ट्री के अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकें। इस तरह की तमाम इंडस्ट्री के अंदर, जैसे टेलीकम्युनिकेशन है, या जहाज बनाने की क्या नाम है फैक्ट्री है, ये जहाज बनाने और जहाज को चलाने की क्या नाम, एयरलाइंस को चलाने का जो पूरा बिजनेस है, इसके अंदर फिर रियासत जो है वो इन्वेस्टमेंट करती है, और यहाँ से जो स्टेट की प्रॉपर्टी का कॉन्सेप्ट है वो निकलता है, और स्टेट जो है वो रेवेन्यूज अर्न करती है और फिर लोगों के ऊपर खर्च करती है। तो प्राइवेट, स्टेट एंड पब्लिक प्रॉपर्टी का कॉन्सेप्ट है एज कम्पेयर टू सिर्फ प्राइवेट सेक्टर लेड इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट जो कि कैपिटलिज्म के अंदर है। कैपिटलिज्म के अंदर जो सोशल सिक्योरिटी का कॉन्सेप्ट है वो रेवेन्यू कलेक्टेड के ऊपर डिपेंडेंट है, यानी कि जितना रेवेन्यू इकट्ठा किया जाएगा उसी हिसाब से जो है वो गरीब आवाम के ऊपर खर्च किया जाएगा। इस्लाम में इस चीज़ की सोशल सिक्योरिटी को डिफरेंटली मैनेज किया गया है। ज़कात जो है वो फिक्स की गई है सोशल सिक्योरिटी के लिए, यानी लोगों के अमूर के ऊपर खर्च करने के लिए वो उन 8 कैटेगरीज के ऊपर खर्च की जाती है जिसका कुरान में जिक्र है। और ज़कात जो है एक फिक्स टैक्स है जो कि पैसे के ऊपर, लाइफ स्टॉक के ऊपर, क्रॉप्स के ऊपर और तजारती माल के ऊपर लिया जाता है 2.5% अगर निसाब से ज्यादा माल हो और 1 साल उसके ऊपर गुजर जाए। तो यूं खिलाफत के अंदर कुछ रेवेन्यू जो है वो सिर्फ जनरेट किया जाता है गरीब लोगों के ऊपर खर्च करने के लिए। और मैं यहाँ पे चाहूंगा नंबर्स के हवाले से बात की जाए तो कुछ जो एस्टिमेट्स हैं उनके मुताबिक खिलाफा के अंदर 1 ट्रिलियन रुपीस तक अगर आज आप ज़कात लगाएं पाकिस्तान के अंदर, जो कि पाकिस्तान की सारी इकॉनमी डॉक्यूमेंटेड भी नहीं है, तो 1 ट्रिलियन रुपीस से ज्यादा आप ज़कात शायद इकट्ठी आज कर सकते हैं। और ये बड़ी, मैं आपको एक मोटा सा अंदाजा बता रहा हूँ जो, और अभी जो कि कोविड-19 के अंदर हुकूमत पाकिस्तान ने खर्चा किया वो तकरीबन 190 के करीब, 195 मेरे ख्याल में अरब रुपए थे जो कि इन्होंने जरूरतमंद लोगों के अंदर बांटे। तो खिलाफा के अंदर ज़का का एक कॉन्सेप्ट है जो कि इनफ पैसे जनरेट करता है गरीबों की देखभाल के लिए, और जैसे जैसे इकॉनमी का साइज खिलाफा के अंदर बढ़ता जाएगा वैसे वैसे ये ज़कात के जो अमाउंट है ये भी बढ़ती चली जाएगी। इस्लाम में जो है वो टैक्सेशन जो है वो बेसिकली वेल्थ के ऊपर होती है, और इस वेल्थ का कॉन्सेप्ट ये है कि जब एक इंसान की जो ज़रूरियात हैं, यानी वो अपने खर्चे पूरा कर चुका हो, उन खर्चों के बाद जो उसके पास पैसे बचते हैं, अगर ज़रूरत पड़े रियासत को तो रियासत उसके ऊपर टैक्स लगाती है। जबकि आज के मौजूदा निज़ाम के अंदर, कैपिटलिस्ट सिस्टम के अंदर जो टैक्स है वो इनकम के ऊपर, ट्रांजेक्शन के ऊपर लगता है, यानी कि लोगों की ज़रूरियात को मद्देनज़र नहीं रखा जाता। और आखिरी डिस्कशन में जो मैं रखना चाहूँगा वो बेसिकली खिराज की है। इस टाइम पर पाकिस्तान की जब कानून 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन बना और उसके अंदर इनकम टैक्स की डिस्कशन हुई, तो स्पेसिफिकली स्पीकिंग जो एग्रीकल्चर इनकम है उसको निकाल दिया गया इनकम की डेफिनेशन से। तो एग्रीकल्चर इनकम जो है वो इनकम की डेफिनेशन में पाकिस्तान के आइन के अंदर नहीं आती। इसकी ऑब्वियस रीजन ये है कि वो लोग जो कि पाकिस्तान का कानून बना रहे थे उनमें से अक्सर लोग खुद बड़े बड़े एग्रीकल्चरिस्ट थे, और या उनकी इनकम जो है वो लिंक थी एग्रीकल्चर सेक्टर के जरिए। तो उन्होंने अपने आप को टैक्स से बचाने के लिए एग्रीकल्चर इनकम को इनकम से की डेफिनेशन से निकाल दिया। तो इस टाइम पर मैं पढ़ा था तकरीबन 2 अरब रुपए तक जो तकरीबन ना होने के बराबर इनकम टैक्स है जो कि एग्रीकल्चर से रिलेटेड, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस से जनरेट होता है। इस्लाम जो है वो एग्रीकल्चर लैंड के ऊपर, जरी जमीन के ऊपर खिराज और उशर लगाता है। और अगर पाकिस्तान की क्या ना एग्रीकल्चर लैंड जो कि इस टाइम पर 30 या 31 मिलियन हेक्टर के करीब है, अगर इसके ऊपर आप एक एस्टिमेट लगाएं बेस्ड ऑन जो कि रीजनेबल है, जिसकी वजह से बोझ भी ना पड़े आवाम के ऊपर, तो ये 1 खरब रुपए से ज्यादा की खराज आप सिर्फ एग्रीकल्चर लैंड से इकट्ठा कर सकते हैं जो कि एग्रीकल्चर प्रोड्यूस के ऊपर लगता है, जो कि इस टाइम पर सिर्फ 2 अरब रुपए है, यानी कि 1000 गुना कम
या 500 गुना काम आप कर लें। तो ये एक जर्नल कुछ हाइलाइट्स थी जो कि इस्लाम के निज़ाम की मैं आपके सामने रखना चाह रहा था। और मैं अपनी बात को ख़त्म करने से पहले एक फ्रेमवर्क के एंगल से, एक डिस्कशन के एंगल से, एक याद दहानी के एंगल से इस पॉइंट को ज़रूर एम्फेसाइज करना चाहूँगा कि अभी हमारे मुल्क के अंदर जो डिबेट और डिस्कशन चलती रही बजट के हवाले से, इकनॉमिक डिस्कोर्स जो होता रहा, जिसके अंदर डिफरेंट थिंकर्स और दानिश्वर वगैरह इकोनॉमिस्ट जो हैं वो पार्टिसिपेट करते रहे, तो उसमें हमने डिफरेंट आइडियाज सुने, डिफरेंट अप्रोचेस सुनी, कुछ का जिक्र मैंने किया। तो ये आइडिया पाकिस्तान में बहुत पॉपुलर था और हम आजकल देख भी रहे हैं कि ये पाकिस्तान में प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंटेड भी है कि जो बहुत पढ़े लिखे इकोनॉमिस्ट हैं, जिनको जो पीएचडी डॉक्टर्स हैं अपने फील्ड के अंदर, टेक्नोक्रेट्स जो हैं, अगर उनको हम बिठा दें मईशत चलाने के लिए तो वो शायद एक इनकलाब बर्पा कर देंगे पाकिस्तान की इकॉनमी के अंदर। लेकिन हमने देख लिया इस टाइम पर पाकिस्तान के जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं वो भी एक टेक्नोक्रेट हैं और वो एक पीएचडी हैं। पाकिस्तान के जो स्टेट बैंक के गवर्नर हैं वो भी एक टेक्नोक्रेट हैं और वो एक पीएचडी डॉक्टर हैं। तो जो टेक्नोक्रेटिक गवर्नमेंट का कॉन्सेप्ट है कि स्पेशलाइज्ड लोग जो कि अपने फील्ड को बहुत ज़्यादा समझते हैं, वो शायद एक इनकलाब बर्पा कर सकते हैं। या दूसरा एक कॉन्सेप्ट था जिसकी खैर आजकल हम क्या नाम है बड़ी अच्छे तरीके से उसको भी हमने देख लिया, जो कि इमरान खान साहब का अपना नैरेटिव था और उन्होंने कहा कि हम एक पाकिस्तान का मसला करप्शन है और हम अगर एक पाक साफ करप्शन फ्री हुकूमत ले आए तो शायद हम पाकिस्तान के अंदर इनकलाब बर्पा कर देंगे। देखिए हमने ये दोनों आइडियाज देख लिए हैं। टेक्नोक्रेटिक गवर्नमेंट हम देख रहे हैं उसने क्या हशर किया है 2 साल के अंदर पाकिस्तान का और पाकिस्तान की मईशत का, वो हमारे सामने है। और जो इमरान खान साहब की जो करप्शन फ्री क़यादत है वो उसके बारे में मैं समझता हूँ कि अगर दलील की डिस्कशन भी स्टार्ट की जाए तो ये या बहस की ज़रूरत भी महसूस हो तो शायद ये इंसल्ट टू द इंटेलेक्ट है। इतना ऑब्वियस हो चुका है उनका फेलियर जो है इन द मैनेजमेंट ऑफ नॉट जस्ट पाकिस्तान इकोनॉमी, जर्नली पाकिस्तान के अफेयर्स के हवाले से। लेकिन जो चीज़ इस मुल्क के अंदर मुस्लिम माशरों के अंदर इनकलाब बर्पा करेगी वो अल्लाह सुब्हाना तआला की वही की बुनियाद के ऊपर हुक्मरानी करना है। जो इनकलाबी चीज़ थी जिसने मुसलमानों को एक सुपर पावर बनाया, वो मुसलमानों की अपनी ब्रिलियंस नहीं थी, वो ये मुसलमानों की स्ट्रॉन्ग एंड स्ट्रॉन्च कमिटमेंट थी सहाबा कराम की, जो कि उन्होंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सीखी और जिसका उन्होंने अपने आप को पाबंद बनाया कि वो अल्लाह सुब्हाना तआला की वही और अल्लाह सुब्हाना तआला के अहकामात के मुताबिक उन्होंने मईशत चलाई, अल्लाह के सुब्हाना तआला के अहकामात के मुताबिक उन्होंने हुकूमत की, अल्लाह सुब्हाना तआला के अहकामात के मुताबिक उन्होंने मर्द और औरत के दरमियान ताल्लुकात को मुनज़्ज़म किया, अल्लाह सुब्हाना तआला के अहकामात के मुताबिक उन्होंने खारजा पॉलिसी चलाई और इसके अंदर उन्होंने कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। तो ये वो सोच, ये वो इनकलाबी अप्रोच थी जो कि आज हमें अडॉप्ट करनी है। हमें बहैसियत मुसलमान अपने अकीदे और अपने दीन के साथ जुड़कर अपनी आपको रिमाइंड कराना है इस सोच के हवाले से जो है कलमा गो मुसलमान के तौर पर हम अडॉप्ट करते हैं कि इंसानी जहन जो है वो इस काबिल नहीं है कि वो सॉल्यूशंस डिवाइस कर सके इस इंसानों के प्रॉब्लम्स के लिए। और इसी वजह से अल्लाह सुब्हाना तआला ने पैगंबरों को माबूस फरमाया और आखिरी नबी जो है हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो एक कॉम्प्रिहेंसिव शरीयत लेके आए जिसके अंदर तफसील से जिंदगी के हर पहलू को मुनज़्ज़म करने के लिए गाइडेंस मौजूद है, जिसमें मईशत भी शामिल है। उसमें से कुछ गाइडेंस का जिक्र मैंने अपनी आज स्टॉक के आखिर में भी किया और इसकी तफसीलात और इसके दलाइल कुरान सुन्नत से हम बाकी अपनी टॉक्स और अपने पब्लिकेशंस के अंदर करते रहते हैं। और अगर किसी का कोई सवाल होगा तो उसके बारे में भी मैं इंशाल्लाह जवाब दे दूंगा। मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ इसी मैसेज के ज़रिए कि हम सबको मिलकर इस्लाम की बेसिक अप्रोच को स्ट्रांगली पकड़कर, इस्लाम के अकीदे को पकड़ के इनकलाब की लिए इस्लामी शरीयत की दोबारा हुक्मरानी, अल्लाह की वही के ऊपर मबनी हुक्मरानी को कायम करने की कोशिश के अंदर अपना हिस्सा डालना है, जो कि खिलाफत के दोबारा क़याम, नबूवत के नक्शे कदम पर खिलाफत के दोबारा क़याम के ज़रिए ही सिर्फ मुमकिन है। इस निज़ाम की तरफ दावत देते हुए मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ कुरान की इस आयत से, जिसमें
अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हमें वार्न किया है कि इस अपनी वही और अपने अहकामात से मुंह फेरने के हवाले से कि यकीनन जो शख्स और जो लोग अल्लाह की वही से मुंह फेर लेंगे वो नुकसान पहुंचाएंगे। कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं, और जिस किसी ने मेरे जिक्र से मुंह मोड़ा तो यकीनन हम उसकी जिंदगी तंग कर देंगे और हम उसको क़यामत के दिन अंधा उठाएंगे। जज़ाकल्लाह खैर।